राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने अभी तक हमने सीपीसी में टोटल कवर क्या किया है? हमने सीपीसी का जो बैकग्राउंड है वो कवर कर लिया है। बैकग्राउंड के अलावा जो यूनिक स्ट्रक्चर है हमने वो कवर किया। उसके अलावा हमने रूल मेकिंग पावर ऑफ हाई कोर्ट पढ़ लिया, राइट। पार्ट 10 में सेक्शन 121 टू 131, राइट। उसके अलावा जो बिल्कुल लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस पढ़े थे एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखी थी, राइट। आज क्योंकि हम सीपीसी पढ़ने वाले हैं तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दूं कि ट्रायल एक्चुअल में चलता कैसे, राइट। तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, बट हर चीज इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं था, बट देन मेजरली मैंने एक काफी हद तक मैंने चीजें इसमें इंक्लूड कर ली हैं जो ट्रायल में होती है। एक ब्रॉड स्ट्रक्चर आपके सामने मैं रख रहा हूं और इसको पढ़ाने का पर्पज ये है कि आपको ऑब्वियसली अपन सीपीसी पढ़ेंगे जो कि सिविल प्रोसीजर कोड है, जो सिविल ट्रायल से डील करता है, तो आपको एग्जैक्टली पता तो हो कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हम किस स्टेज पे हैं ट्रायल की, राइट। तो इसलिए मैं आपको पहले इस लेक्चर में बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं आपको ट्रायल बताऊंगा कि ओवरऑल ट्रायल प्रोसीड कैसे करता है, ताकि एक आपके पास एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी हो, राइट। तो राइट ऑफ सिविल नेचर, हम मानते हैं कि पहले कोई राइट ऑफ सिविल नेचर है किसी के पास। हमने ये डिस्कस किया है कि राइट क्या होता है। तो ऑब्वियसली अगर हम किसी राइट को क्लेम करते हैं तो वो राइट किस तरह का होना चाहिए? लीगल राइट होना चाहिए, राइट। तो कोई लीगल राइट है, उस लीगल राइट का क्या होता है? वायलेशन। हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई लीगल राइट है और उसका वायलेशन होता है तो क्या अराइज होता है? कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, राइट। ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि लीगल राइट प्लस वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स, दैट लीगल राइट गिव्स राइज टू कॉज ऑफ एक्शन। और अगर आपके पास कॉज ऑफ एक्शन है तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपके पास कॉज ऑफ एक्शन है तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, ऑब्वियसली, राइट। तो आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ, आप क्या करेंगे? आप कोर्ट को अप्रोच करेंगे, राइट। हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे उस दिन। लेट्स से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स है, ये अग्रीव्ड है, राइट। वाई ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करा है? ब्रीच कर दिया है, ठीक है। तो एक्स के पास क्या हो गया? कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। एक्स ने क्या किया? एक्स ने प्लेंट फाइल किया। एक्स को कोर्ट अप्रोच करना है, तो अब इसने कोर्ट अप्रोच किया। कोर्ट को अप्रोच क्यों किया? रिलीफ क्लेम करने के लिए, ऑब्वियसली ये कोर्ट से रिलीफ चाहता है, इसीलिए कोर्ट गया। तो कोर्ट जब ये गया तो ये क्या करेगा? सबसे पहला काम क्या करेगा? पहला काम ऑब्वियसली प्लेंट फाइल करेगा। हमने पढ़ा था कि सूट जनरली कैसे इंस्टीट्यूट होता है? प्लेंट से इंस्टीट्यूट होता है। हालांकि एप्लीकेशन और पिटीशन से भी हो सकता है, बट वो कुछ स्टैट्यूट्स तक ही सीमित है। बट जनरली सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है? प्लेंट से इंस्टीट्यूट होता है। तो इसने प्लेंट फाइल की। अब जब प्लेंट फाइल की तो प्लेंट जो है, जो फाइलिंग सेक्शन होता है, राइट, जहां पे सिविल के केसेस फाइल होते हैं, वहां पे ये फाइल प्लेंट फाइल की जाएगी। अब जब प्लेंट फाइल की जाएगी तो कैसे फाइल की जाएगी? हमेशा 2 कॉपीज में अलोंग विद एन एफिडेविट, राइट। तो प्लेंट हमेशा डुप्लीकेट में फाइल होती है, राइट। हमेशा 2 कॉपीज में प्लेंट फाइल की जाती है, ये मैंडेटरी होता है, राइट। इस प्लेंट के साथ हम क्या करते हैं? एफिडेविट भी लगाते हैं, और एफिडेविट में पार्टीज के और एडवोकेट के साइन होते हैं कि जो कुछ भी इस प्लेंट में बोला गया है वो सही बोला गया है। जो भी फैक्ट्स है दे आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, राइट। ये एफिडेविट होना मैंडेटरी होता है। फिर इसके साथ और क्या क्या होता है? प्लेंट के साथ, प्लेंट के साथ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जिन पे पार्टीज रिलाई करना चाहती है। लेट्स से अगर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है तो क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है? एक अग्रीमेंट की कॉपी, राइट। अग्रीमेंट की कॉपी हो सकती है, रिमाइंडर की कॉपी हो सकती है, राइट, मेल्स वगैरह की,
जिसमें एक्स ने वाई को बोला हो कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वाई ने बोला हो कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, या इस तरह की चीजें। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पार्टीज जिस भी जो प्लेंटिव है जिस भी डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई करना चाहता है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, चेक भी हो सकता है इसमें, चेक की कॉपी भी हो सकती है जो इसने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए दिया होगा वाई को, राइट, कुछ पेमेंट किया होगा, ऑब्वियसली वकालत लगेगा आपके वकील का, सिग्नेचर ऑफ पार्टीज एंड एडवोकेट्स। तो आप इस तरीके से प्लेन फाइल करते हो। एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी आप प्लेन फाइल करेंगे तो ये डुप्लीकेट में होना मैंडेटरी। ये क्वेश्चन प्री में जुडिशरी में अक्सर पूछा जाता है कि प्लेट हमेशा कितनी कॉपीज में फाइल होती है, राइट, तो उसका आंसर है डुप्लीकेट में मिनिमम 2 कॉपीज जरूर उसमें अपन को देनी होती है, राइट। अब उसके अलावा एक और चीज होती है यहाँ पे, आजकल कंप्यूटर शीट भी फिल की जाती है। कंप्यूटर शीट में डिटेल्स रहती है केस से रिलेटेड, जो भी आप फाइल करना चाह रहे हो, पार्टीज का नाम वगैरह। क्यों की जाती है? क्योंकि ऑब्वियसली अब ई कोर्ट सिस्टम आ गया है सारे के, अब जो केसेस हैं अपन देख सकते हैं सिविल कोर्ट्स में कि कौन सा केस कहाँ चल रहा है, किस कोर्ट में, उसका ऑर्डर वगैरह भी आ जाता है, हम जजमेंट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी हाई कोर्ट का जो, अगर आप लोग कभी यूआई देखेंगे, यूजर इंटरफेस इसका देखेंगे, तो बहुत ही अच्छा यूआई बनाया है इन्होंने। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का किसी भी जज के नाम से आप जाके उनका ऑर्डर शीट और जजमेंट वगैरह डाउनलोड कर सकते हो किसी भी केस में। तो अब कंप्यूटर शीट भी भरी जाती है, एक ये मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ये चाह रही है कि सारे जो केसेस वगैरह हैं, जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, उनको डिजिटाइज कर दिया जाए, तब ताकि सब ऑनलाइन अवेलेबल रहे। फिर कोर्ट फीस पे करते हैं आप। कोर्ट फीस आजकल क्या होता है, ऑनलाइन स्टैम्प के थ्रू कोर्ट फीस भी पे हो जाती है, राइट। और जो स्टैम्प वेंडर होता है वो आपको सर्टिफिकेट देता है कि आपने कोर्ट फीस पे कर दी है, और वो कोर्ट फीस और जो सर्टिफिकेट होता है 2 कॉपीज में रहते हैं, 2 कॉपीज में वो सर्टिफिकेट होता है। एक आप सबमिट कर देते हो कोर्ट को एज अ प्रूफ कि आपने क्या किया है, आपने कोर्ट फीस सबमिट कर दी है, और दूसरा सर्टिफिकेट आप अपने पास रख लेते हो, राइट। फिर उसके बाद जब आप ये प्लेन प्रेजेंट करते हो इन सारी चीजों के साथ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ, कोर्ट फीस के साथ, ऑनलाइन वो जो शीट है वो भी आप भर देते हो, वो भी फिल कर देते हो। उसके बाद क्या होता है, जो प्रेजेंटेशन असिस्टेंट होता है वो काउंटर पे, राइट, वो आपको एक रिसीट देता है, ये बोलते हुए, रिसीट बेसिकली क्या होती है, एक तरह की एक्नॉलेजमेंट होती है कि आपने एक जो प्लेंट है उसको प्रेजेंट किया है, राइट। तो वो आपको एक रिसीट देता है, ठीक है। फिर उसके बाद और साथ में क्या होता है, उस दिन डेट दे दी जाती है, या जैसे कहीं कहीं पे दिल्ली वगैरह में अगले दिन नोटिस बोर्ड पे ऑफिस के बाहर डेट और कोर्ट नंबर बता दिया जाता है, मेंशन कर दिया जाता है, ताकि उस गिवन डेट पे जो प्लेंटिफ है जिसने प्लेंट फाइल किया है वो कोर्ट के सामने अपीयर होता है। और जो रीडर होता है, रीडर क्या करता है, रीडर जो प्लेंट है उसको एग्जामिन करता है कि ये प्लेंट ठीक है या नहीं है, राइट, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, कोर्ट फीस प्रॉपरली सबमिट की गई है या नहीं की गई है, ये सारी चीजें जो रीडर होता है वो चेक करता है। फिर उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहता है तो यहां पे सूट को एक नंबर मिलता है, राइट। एक हर सिविल कोर्ट में एक रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स होता है, तो ये जो रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स होता है इस पे केस को नंबर दिया जाता है, इस रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स को में केस को नंबर दिया जाता है और ईयर वाइज दिया जाता है, राइट। तो अभी 2024 चल रहा है, तो लेट्स से अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं, लेट्स से लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम बात करते हैं, तो यहां पे किस तरह से होगा, हम मान सकते हैं 536 ऑफ 2024, राइट। तो ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि ये 536 प्लेंट है, सूट है जो फाइल हुआ है 2024 में, और हर ईयर ये रजिस्टर क्या होता है, रिन्यू होता रहता है। तो अब 2025 में अगेन ये किससे शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, राइट। तो इस स्टेज पे जब रीडर वेरीफाई कर लेता है कि सारी चीजें जो प्लेंट में है, सारी चीजें ऑर्डर में है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीजें सबमिट की गई हैं, तो यहां पे फिर सूट को क्या मिलता है, नंबर मिलता है, और ये जो नंबर है आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका ऑनलाइन जनरेट हो जाता है, राइट। फिर
क्या होता है, अब एक और चीज होती है, कैटेगरी अलॉट की जाती है आपके सूट को, राइट। कैसी कैटेगरी? बेसिकली आरसीएस का मतलब है रेगुलर सिविल सूट। तो अगर कोई मनी मैटर से रिलेटेड कोई केस होता है, रिकवरी वगैरह की मनी से, तो उसको आरसीएस बी कैटेगरी अपन अलॉट करते हैं कि भाई ये बी कैटेगरी का सूट है, मतलब एक तरह का, किस तरह का सूट है ये? मनी सूट है, राइट। और बाकी जो सूट्स हैं वो किस कैटेगरी में? आरसीएस ए में रहते हैं, राइट। और ऑफिस ऑब्जेक्शंस भी इस स्टेज पे ही रेज किए जाते हैं। अब ये ऑफिस ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं? ऑफिस ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की आपने फोटोकॉपी सबमिट नहीं की है, राइट। कोई अगर जो समन जहां पे सर्व होना है उस एड्रेस में कहीं पे थोड़ा सा कुछ इशू है, क्लैरिटी कम है, राइट। अगर कोई फॉर्म है जो जिसको तामिली पता फॉर्म भी बोलते हैं, वो फॉर्म आपने प्रॉपरली फिल नहीं किया है या आपने सबमिट ही नहीं किया है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ऑफिस ऑब्जेक्शंस जो होते हैं, ये इस स्टेज पे रेज किए जाते हैं, जिनको कि आपको 7 डेज के अंदर अंदर जब रेज किए गए आपको इनको क्या करना पड़ता है? रिजॉल्व करना पड़ता है, राइट। फिर हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, इसके बाद जब आप ऑफिस ऑब्जेक्शंस वगैरह रिजॉल्व कर देते हो, उसके बाद क्या होता है, सिविल जज सीनियर डिवीजन हर डिस्ट्रिक्ट में क्या करता है, ये इसका काम होता है कि ये, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखोगे तो कई सारे सिविल जजेस होते हैं, राइट, कई सारे सिविल कोर्ट्स होते हैं, तो उन सिविल कोर्ट्स में से किस कोर्ट में ये केस जाएगा, कौन सा जज इस केस को डील करेगा, ये असाइन होता है। ये कौन करता है? लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन रैंक का एक ऑफिसर होता है, वो ये काम करता है। ही डज मार्किंग ऑफ द केस, कि कौन सा केस किस कोर्ट में किस जज के पास जाएगा, राइट। तो उस रिस्पेक्टिव जज को वो केस अलॉट हो जाता है, राइट। अगर ऑफिस ऑब्जेक्शन को करेक्ट नहीं किया गया तो प्लेंट क्या हो जाती है? रिजेक्ट हो जाती है। However, extension may be granted by court. कोर्ट जनरली लिबरल रहता है ऐसे मामलों में, ऐसा नहीं होता है कि आउटराइटली रिजेक्ट कर दे। अगर आप उसको ये बता सकते हो कि किस वजह से आप एक कोई रीजनेबल एक्सक्यूज दे देते हो, तो कोर्ट बहुत हार्श नहीं होता, आपका प्लेंट ऐसे रिजेक्ट नहीं करता, राइट। फिर जज ने ये जब ये सारी चीजें वो चेक कर लेता है, उसके बाद क्या करता है, वो ऑर्डर ऑफ समन देता है, राइट। ऑफिस ऑब्जेक्शन रेज हो गए, ऑफिस ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद केस असाइन हो गया, राइट। उसके बाद जज क्या करता है, करेक्शंस चेक कर लेता है ऑफिस ऑब्जेक्शंस के, और फिर समन का ऑर्डर देता है। समन का ऑर्डर क्या होता है? समन का ऑर्डर बेसिकली जब समन ऑर्डर कोर्ट इशू कर देता है तो प्लेंटिफ को क्या करना पड़ता है? प्लेंटिफ को प्रोसेस फीस फाइल करनी पड़ती है, प्लस एज मेनी कॉपीज ऑफ प्लेंट एज देयर आर डिफेंडेंट। सो लेट्स से in a case between X versus Y, Z, A, B, C, there are 5 defendants, right? यहां पे 5 defendants, ठीक है। तो ये अब जो X है, जो प्लेंटिफ है, जब ऑर्डर ऑफ समन कोर्ट इशू कर देगा तो X को क्या करना पड़ेगा? इसने पहले तो डुप्लीकेट में प्लेंट फाइल किए, उसके बाद इस स्टेज में क्या करना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4 और 5, इसको 5 कॉपीज ऑफ प्लेंट सबमिट करनी पड़ेंगी, प्लस जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सपोर्टिंग, उनकी भी 5 कॉपीज सबमिट करनी पड़ेगी, अलोंग विथ प्रोसेस फीस। प्रोसेस फीस का मतलब है जो समन जारी करने के लिए जो फीस सबमिट की जाती है उसको प्रोसेस फीस कहते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो सिविल मैटर्स होते हैं, इसमें जो सूट की जो कॉस्ट होती है वो कौन बेयर करती है? वो पार्टीज बेयर करती है, राइट। तो इसीलिए आप कोर्ट फीस भी पे करते हो। उसके बाद अगर आपको समन, जब डिफेंडेंट को समन जाएगा तो आप उसकी प्रोसेस फीस वगैरह भी आपसे ही ली जाती है, राइट। तो इस स्टेज पे अब आप क्या करते हो? जो प्लेंटिफ है वो क्या करेगा? एज मेनी कॉपीज ऑफ प्लेंट एज देयर आर डिफेंडेंट्स। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि आपने अगर 5 लोगों को डिफेंडेंट बनाया है तो उनको पता तो होना चाहिए कि आपने उनके अगेंस्ट क्या एलिगेशंस लगाए हैं। तो पता कैसे होगा? जब तक उनके पास उस प्लेंट की कॉपी नहीं जाएगी, तो ऑब्वियसली आपको उतनी कॉपीज सबमिट करनी पड़ेगी जितने की डिफेंडेंट हैं, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी उतनी ही कॉपी में आएंगे ऑन अ प्लेन पेपर, राइट। अब इस चीज को, ये जो ऑर्डर ऑफ समन से
फिर कितने, विद इन 7 डेज, ऑर्डर 7 रूल 9 ये बोलता है विद इन 7 डेज फ्रॉम ऑर्डर ऑफ समन्स आपको ये सारी जो चीजें हैं ये फाइल करनी पड़ेंगी, राइट। अगर आपने ऐसा नहीं किया, प्लेंटिफ ने ऐसा नहीं किया, तो प्लेंट क्या हो सकती है, प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, राइट। अब यहां पे भी अगर प्लेंटिफ ऐसा नहीं कर पाया है तो कोर्ट क्या रहेगा, कोर्ट थोड़ा लिबरल रहेगा अपने अप्रोच में। ऐसा नहीं होगा कि 7 से अगर 8 दिन हो गए हैं और 10 दिन हो गए हैं और प्लेंटिफ के पास अगर थोड़ा सा भी रीजनेबल एक्सक्यूज है, प्लेंटिफ बता देता है या एक्सटेंशन क्लेम कर लेता है कि आप हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दो, तो कोर्ट जनरली विल ग्रांट द एक्सटेंशन, राइट। कोर्ट जनरली क्या करेगा, एक्सटेंशन ग्रांट कर देगा, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी फॉर्मेलिटी हो गई, आपने कॉपीज ऑफ प्लेंट उतनी दे दी, फीस सबमिट कर दी, तो उसके बाद क्या होगा, समन उसके बाद डिस्पैच कर दिया जाएगा डिफेंडेंट के लिए, राइट। फिर रिटन स्टेटमेंट फाइल किए जाएंगे डिफेंडेंट के थ्रू, समन चला गया, डिफेंडेंट को पता चल गया कि क्या मैटर है, किस कोर्ट के सामने है, राइट। तो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जो हियरिंग कहां पे है, उसे कब प्रेजेंट होना है, उसे ये सब कुछ इन समन के थ्रू पता चल जाएगा। तो जब वो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आएगा, राइट, तो क्या करेगा, वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। रिटन स्टेटमेंट कहां बताया गया है, रिटन स्टेटमेंट के बारे में हम ऑर्डर 8 में पढ़ते हैं, सारी डिटेल्स रिटन स्टेटमेंट से रिलेटेड ऑर्डर 8 में दी गई है, राइट। ऑर्डर 7 प्लेन से डील करता है, ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट से। फिर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट मैटर को एसरटेन करने के लिए पार्टीज का एग्जामिनेशन करेगा इस स्टेज पे, राइट। कोर्ट क्या करेगा, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज करेगा इस स्टेज पे। केवल ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जहां पे कोर्ट क्या करना चाहता है, कोर्ट वांट्स टू क्लियर इट्स माइंड, राइट। कोर्ट वांट्स टू क्लियर इट्स माइंड अबाउट द डिस्प्यूट, कि भाई एक्चुअल में मामला जो है वो क्या है, राइट। फिर एक और चीज होगी यहां पे, एक सेक्शन 89 की प्रोसीडिंग्स होगी। ऑर्डर 10 रूल ए भी से, रूल 1 ए से बात करता है। तो बेसिकली सेक्शन 89 की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो एडीआर या ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो कि कोर्ट को कंसिडर करना मैंडेटरी है। किसी भी केस में जो सिविल कोर्ट के पास जाता है, कोर्ट इस बात को जरूर अप्लाई करेगा, अपना माइंड इस बात को जरूर कंसिडर करेगा कि क्या एडीआर के थ्रू इस केस का रेजोल्यूशन हो सकता है। तो जनरली सिविल कोर्ट क्या करता है कि, और ये चीज सेक्शन 89 में मेंशन की गई, 1999 के अमेंडमेंट के थ्रू इस चीज को सीपीसी में इंसर्ट किया गया था विद द एम कि अगर मैटर जो है प्री ट्रायल स्टेज पे ही निपट जाए, प्री ट्रायल स्टेज पे ही अगर उसको रिजॉल्व कर लिया जाए, तो इससे क्या होगा, इट विल रिड्यूस द लिटिगेशन, राइट। इससे क्या होगा, इससे जो लिटिगेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। इस एम के साथ ऐसा किया जाता था, राइट, किया जाता है। बट जनरली अभी हुआ क्या है कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो बहुत कम मामले ऐसे हो पाते हैं, होते हैं जो एक्चुअल में एडीआर के थ्रू रिजॉल्व हो जाए, राइट। तो कोर्ट बेसिकली रेफर कर देता है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन या सेटलमेंट के थ्रू या मीडिएशन के लिए लोक अदालत में। इन सारे कंसेप्ट को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे जब हम सेक्शन 89 और ऑर्डर 10 रूल 1 ए एक साथ पढ़ेंगे, राइट। तो ये सारे मेथड्स हैं इसके ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, एडीआर के, राइट। तो फिर उसके बाद ये रेफर कर दिया जाता है सेक्शन 89 के लिए। अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाया तो उसकी रिपोर्ट आती है कोर्ट में कि ये नहीं हो पाया है एडीआर के थ्रू रिजॉल्व कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट। उसके बाद वाली स्टेज में क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होता है। ऑर्डर 14 इससे डील करता है। अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज क्या होता है, हम सब जानते हैं कि इशू क्या होता है। तो इशू अगर हम फ्रेम करते हैं तो मान लीजिए वो एक्स एंड वाई वाला जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला एग्जांपल था जो हमने पढ़ा, तो उस हम इशू कैसे फ्रेम करेंगे, तो हम इसको इस तरह से इशूज फ्रेम होते हैं, वेदर वाई हैज ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू विद एक्स, राइट। और तो जो कुछ भी है, तो हमेशा इस तरीके से कोर्ट क्या करता है, इश्यूज फ्रेम करता है। अब ये जो इश्यूज होते हैं, इन्हीं इश्यूज पे
के अराउंड पूरा जो ट्रायल है वो चलता है। ये जो इश्यूज हैं, जब कोर्ट डिसीजन भी देता है तो कोर्ट इन्हीं इश्यूज पे डिसीजन देता है। अगर 4 इश्यूज हैं किसी पर्टिकुलर केस में, तो इन चारों इशू पे अलग अलग कोर्ट क्या करेगा, अपना डिसीजन देगा। इन चारों इश्यूज को अपने डिसीजन में अलग अलग एड्रेस करेगा, राइट। तो इस स्टेज पे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होते हैं। अब इश्यूज किस बात पे होते हैं, एक्चुअल में जिस पॉइंट पे दोनों पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसी को इशू बनाया जाता है, राइट। तो अभी कॉन्फ्लिक्ट किस बात का है, एक्स और वाई के बीच में। एक्स बोल रहा है कि वाई को जो सप्लाई करना था मुझे, उस वाई ने ड्यू डेट पे नहीं किया, तो वाई ने क्या किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। वाई क्लेम कर रहा है कि नहीं, मैंने तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है। तो एक्चुअल में अभी कॉन्फ्लिक्ट किस बात पे है, कि क्या यहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ऑब्वियसली इशू किस बात पे बनेगा, इसी बात पे बनेगा, कोर्ट यही डिसाइड करने बैठा हुआ है, राइट। और एक और बात, अगर कोई पार्टी, कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम किए, लेट्स से 4 इश्यूज फ्रेम किए, पर कोई पार्टी डिससैटिस्फाइड है इश्यूज, उसको लगता है कि कोई पर्टिकुलर इशू सही से फ्रेम नहीं हुआ है, तो पार्टी क्या कर सकती है, पार्टी एक एप्लीकेशन मूव कर सकती है फॉर फ्रेमिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इशू। इशू को फ्रेम करने के लिए वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकती है कि हमारे हिसाब से ये इशू भी फ्रेम किया जाना चाहिए। कोर्ट इस पे पार्टीज को सुनता है और फिर एक डिसीजन लेता है, राइट। अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो जाने के बाद एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। बेसिकली एग्जामिनेशन इन चीफ जो होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करता है, राइट। अभी किसका हो रहा है, प्लेंटिफ कर रहा है एग्जामिनेशन इन चीफ। इसका मतलब क्या है, प्लेंटिफ अपने विटनेसेस का, राइट, उन विटनेसेस का जिसपे प्लेंटिफ रिलाई कर रहा है, तो उनका क्या करता है, वो एग्जामिनेशन इन चीफ करता है। तो जब भी कोई इंसान, जब भी कोई पार्टी अपने विटनेस का, राइट, अपने विटनेस का जब एग्जामिनेशन करती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं, राइट। बट जब ऑपोजिट पार्टी, फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ जब अपने विटनेस का एग्जामिनेशन कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ बोला जाएगा। पर जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ के विटनेस का एग्जामिनेशन करेगा तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोला जाएगा। आप वर्ड क्रॉस से ये समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, दूसरी पार्टी जिसने उस विटनेस को नहीं बुलाया है, जब वो एग्जामिन करती है तो उसको बोला जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन, राइट। तो किसी भी विटनेस की टेस्टिमनी पे जो कुछ भी वो कोर्ट में बोलता है तभी यकीन किया जाता है जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका हो, राइट। तो अब एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होगा, प्लेंटिफ करेगा अपने विटनेसेस का, जो भी विटनेसेस होंगे जिस पे वो रिलाई कर रहा होगा। इन विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा, डिफेंडेंट करेगा। देन फिर उसके बाद क्या होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा डिफेंडेंट का, और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन इस डिफेंडेंट का, डिफेंडेंट के विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा, एक गलत लिखा हुआ है, डिफेंडेंट के विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन प्लेंटिफ करेगा, राइट। ये सब होने के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे केस में, राइट। दोनों पार्टीज अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगी। उसके बाद जो कुछ भी, उसके बाद कोर्ट इन सबको सुनने के बाद कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट देगा। हमेशा याद रखिए, जजमेंट पहले आता है और डिक्री बाद में आती है, राइट। डिक्री फॉलोज द जजमेंट। डिक्री बेसिकली क्या होता है, जजमेंट का एक तरीके से ऑपरेटिव पार्ट होता है, राइट। तो डिक्री एक फॉर्मेट में प्रॉपर ड्रॉ की जाती है, इसीलिए हम इसको फॉर्मल एक्सप्रेशन कहते हैं, राइट। और तो हमेशा ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि डिक्री पहले आती है जजमेंट, तो हमेशा डिक्री बाद में आती है, जजमेंट पहले आता है, राइट। जजमेंट में बेसिकली डिटेल में ग्राउंड्स दिए होते हैं जिस बेसिस पे कोई कोर्ट किसी डिसीजन पे पहुंचा है उससे रिलेटेड। पर डिक्री में जो उसने डिसाइड किया है, ब्रीफ में केवल वही दिया होता है जिसका एग्जीक्यूशन। अब एक पार्टी को डिक्री मिल गई, मान लेते हैं यहां पे एक्स को डिक्री, एक्स के फेवर में डिक्री आ गई, तो एक्स क्या कहलाएगा, डिक्री होल्डर कहलाएगा, राइट। ये सब अभी हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में। एक्स डिक्री होल्डर कहलाएगा। अब डिक्री होल्डर जिसके पास डिक्री है, सामने वाली पार्टी अगर कंप्लाई नहीं कर रही है, जो भी ऑर्डर दिया गया है सामने डिफेंडेंट, जो जजमेंट लेटर है उसको, इस केस में वाई को,
राइट? एक्स के फेवर में डिक्री आई है तो वाई को कोर्ट ने कुछ ऑर्डर किया होगा। अगर वो ये नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक्स क्या कर सकता है? एक्स एक एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल कर देगा कि भाई जो भी कोर्ट का ऑर्डर आया, जो भी कोर्ट का डिसीजन आया, जो डिक्री आई है, आप प्लीज उसका एग्जीक्यूशन करवाइए, राइट? एग्जीक्यूशन मतलब उस डिक्री को इंप्लीमेंट करवाइए, राइट? अब जो इस दौरान क्या होता है, अब यहां पे क्या हुआ, एक्स केस जीत गया नॉर्मल कोलॉकियल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, और वाई जो है उसके अगेंस्ट केस, अगेंस्ट डिसीजन आया, तो वाई क्या कर सकता है? वाई अपील प्रीफर कर सकता है, राइट? तो वाई क्या करेगा? वाई अपील में चला जाएगा, राइट? उसका ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है वाई के लिए, पर हाँ जनरली जो पार्टी हारती है वो ऑब्वियसली हाई कोर्ट में, हायर कोर्ट में अपील के लिए जाती है, राइट? तो अब ये पार्टी जो लूजिंग पार्टी है, मे प्रिफर एन अपील। अब इस दौरान क्या होता है, जब ये पार्टी अपील में जा रही है, तो अपील के दौरान जनरली एक स्टे एप्लीकेशन ये फाइल करता है एपेलेट कोर्ट में, जो हारी हुई पार्टी होती है, जो अपील में गई होती है, फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, कि जब तक अपील का डिसीजन ना आ जाए तब तक जो भी जजमेंट ट्रायल कोर्ट ने दिया है उस जजमेंट का एग्जीक्यूशन ना किया जाए, राइट? ठीक है, तो इस तरह की एप्लीकेशन एक तो अपील के लिए फाइल करती है जो लूजिंग पार्टी है, और दूसरी वो क्या करती है, दूसरी वो स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए भी एप्लीकेशन डालती है, राइट? तो अगर अपील एडमिट हो गई, राइट, कोर्ट क्या करता है बेसिकली, हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, बड़ी समैरिली रिजेक्ट भी कर देता है, राइट, बहुत शॉर्ट हियरिंग पे। बट अगर अपील एडमिट हो गई, राइट, तो क्या किया जाता है, जनरली एक ऑर्डर ये भी पास हो जाता है, अगर आपने एप्लीकेशन दी है और सफिशिएंट ग्राउंड है, कि जो डिक्री थी ट्रायल कोर्ट की उसका अभी एग्जीक्यूशन ना किया जाए। यहां पे कोर्ट फीस जनरली नहीं पे की जाती, क्यों? क्योंकि पार्टी जो है वो कोर्ट फीस और बहुत नॉमिनल चार्ज जो है अपील का पे किया जाता है ऐसे केस में। अब जजमेंट इन एन ओपन कोर्ट, अब जो जजमेंट डिलीवर होता है कोर्ट का, अब हमेशा ध्यान रखिए जजमेंट ओपन कोर्ट में डिलीवर होता है। ऑर्डर 20 अगर जब हम पढ़ेंगे सीपीसी का, वो इस बारे में बात करता है कि जजमेंट से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं, राइट? तो कोर्ट में जजमेंट, जो जज होता है उसको रीड करना पड़ता है, एटलीस्ट जो ऑपरेटिव पार्ट होता है जजमेंट का, मेन इश्यूज और उन इश्यूज पे उसने क्या होल्ड किया है, वो एटलीस्ट उसको रीड करना पड़ता है और साइन करना होता है। फिर उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी होती है जो जजमेंट की, वो उसको वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया जाता है। तो जो एपेलेट कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसकी सर्टिफाइड कॉपी को वापस उस कोर्ट में भेज देते हैं जिस कोर्ट ने ट्रायल किया था, राइट? जिस कोर्ट का डिसीजन के अगेंस्ट अपील आई थी, उस कोर्ट को एक सर्टिफाइड कॉपी भेज दी जाती है, और वो जो जजमेंट है एपेलेट कोर्ट का, उसकी एंट्री कर दी जाती है उस ट्रायल कोर्ट में इन द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स, राइट? तो ये बेसिकली हमारा ट्रायल का एक प्रोसीजर, हमने ये समझा कि बेसिकली ट्रायल ओवरऑल ब्रॉडली कैसे मूव करता है, राइट? तो आई थिंक आपको इससे कुछ क्लैरिटी आई होगी। अब जब हम पूरा सीपीसी पढ़ेंगे तो वो पूरा सीपीसी इसी के अराउंड रिवॉल्व होगा। जब आप आगे वाले जो प्रोविजंस हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि एक्चुअल में हम किस पार्ट में हैं अभी ट्रायल, राइट? अब इसके बाद हम जो सीपीसी है उस पे मूव करते हैं, राइट? हम एक्चुअल में अब जो डिस्कस करेंगे वो होगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा इसमें, राइट? तो अब हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, आज से हम जो प्रॉपर एक्ट है हम उसको उठाएंगे और उसमें हम सीपीसी का कुछ शुरुआत से सेक्शन 1 से, राइट, पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जो डिक्री वाला जो पार्ट है, जो डेफिनेशन, डिक्री की डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन क्लॉज है, उसको हम पढ़ें, राइट? अभी तक हम बैकग्राउंड पढ़ रहे थे, हम समझ रहे थे कि सीपीसी के बेसिक्स क्या है, सीपीसी का बैकग्राउंड क्या है, ताकि एक्चुअल में हमें एक आइडिया मिल सके
ये पूरा स्टैट्यूट किस बारे में, हम उसकी सोल को समझ सकें, राइट। अब हम देखते हैं, अगर हम सीपीसी ओपन करें, आई होप आप सबके पास भी बेयर एक्ट होगा, बाकी मैंने जो प्रोविजन है यहाँ पे लिख रखे हैं। तो अगर हम सीपीसी की बात करते हैं तो हर एक एक्ट का एक प्रिएम्बल होता है, राइट। जैसे अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का, आप हम सब ने एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल तो हम सबको पता है, राइट। वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। अब बेसिकली अगर हम प्रिएम्बल की बात करें तो प्रिएम्बल क्या समझाता है, प्रिएम्बल का पर्पस क्या होता है। प्रिएम्बल का पर्पस हम सबको पता है, वो एक तरह से इंटेंट बताता है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट बताता है, राइट, किसी भी पर्टिकुलर लॉ का। तो बेसिकली यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें प्रिएम्बल था, और दुनिया के बाकी जो लॉज और कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होते हुए उन्होंने भी क्या किया, अपने लॉज में ये प्रिएम्बल वाला कंसेप्ट रखना शुरू कर दिया। जब हम सीपीसी के प्रिएम्बल को पढ़ते हैं तो सीपीसी का ऑब्जेक्ट हमें समझ आता है कि क्या है। तो इसका अगर हम ऑब्जेक्ट देखें तो सीपीसी का ऑब्जेक्ट है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। हम सबने पढ़ा, हम पढ़ चुके हैं कि कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है, राइट। कंसोलिडेशन का मतलब होता है जब कई सारे लॉज को किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उनको एक जगह पे कंपाइल कर दिया जाता है, राइट। जैसे हम लेबर कोड्स की बात कर सकते हैं प्रेजेंटली, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट, पार्लियामेंट ने बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव पे रिसेंटली बहुत सारे जो इंडिया में लेबर लॉज थे उनको 4 लेबर कोड्स में कोडिफाई कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, राइट। तो जो सीपीसी है, हम क्योंकि हमने इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हम सबको पता है कि कई सारे जो लॉज हैं जो गवर्न करने की कोशिश कर रहे थे सिविल ट्रायल को, इवन 1859 से पहले 4 डिफरेंट लॉज वर देयर, राइट, जो कि सिविल ट्रायल को गवर्न करते थे। उन सबको कंसोलिडेट करके सिविल प्रोसीजर कोड 1859 बनाया गया था, और उसके बाद से भी सिविल ट्रायल से रिलेटेड जो भी मामले हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, उनको कंसोलिडेट करके सीपीसी में इंक्लूड कर दिया गया है। एंड अमेंड, जहां जहां अमेंड करने की जरूरत थी कंसोलिडेशन भी किया, और जहां पे चेंजेस करने की जरूरत थी वहां पे चेंज भी किया। कौन से लॉज? ऐसे लॉज जो कि प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर की बात करते हैं, जो सिविल कोर्ट्स के जो प्रोसीजर हैं उसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो विच मींस सिविल ट्रायल से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उन सब से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको क्या किया गया है, उन सबको कंसोलिडेट कर दिया गया है सीपीसी में, राइट। तो सीपीसी का ऑब्जेक्ट यही है कि सिविल ट्रायल से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनको कंसोलिडेट कर दिया जाए और उन सबको अमेंड कर दिया जाए और सिविल ट्रायल को रेगुलेट किया जाए, राइट। Therefore, CPC is a consolidated code collecting all the laws relating to procedure to be adopted by civil courts, right? I'm sure हम इस बात पे तो अभी तक क्लियर होंगे, right? तो अगर हम ऑब्जेक्ट देखना चाहें सिविल प्रोसीजर का तो क्या है, एक तरीके से फेयर ट्रायल है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। आई एम श्योर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस सबने सुन रखा होगा और पढ़ा भी होगा, राइट। हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं 2 पॉइंट्स इसके। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब होता है? इसका एक प्रिंसिपल होता है दैट नोबडी शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। नोबडी शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। दूसरा, नोबडी शैल बी अ जज in his own cause, right? ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के। इसका मतलब क्या है? Nobody shall be condemned unheard। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी इंसान को पनिश करना चाहते हो या किसी भी इंसान के अगेंस्ट
बेसिकली सीपीसी पनिश नहीं करना चाहता। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप किसी भी इंसान के अगेंस्ट कोई वर्डिक्ट देना चाह रहे हो, राइट, या नॉर्मली अगर हम जनरल भाषा में बात करें पनिश करना चाह रहे हो, तो आप उसकी साइड ऑफ द स्टोरी जरूर सुनोगे, आप उसको अपनी बात रखने का मौका दोगे, राइट। इसीलिए पार्टीज को पूरा ट्रायल का प्रोसीजर है जहां पे प्लेंटिफ डिफेंडेंट सबको अलग अलग स्टेजेस पे अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। तो सीपीसी क्या करना चाह रहा है? सीपीसी बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को अपहोल्ड करके फेयर ट्रायल इंश्योर करना चाहता है किसी भी केस में, कि फेयर ट्रायल, राइट। उसके बाद nobody shall be a judge in his own cause। अब ये वही बात हो गई कि चोर भी आप हैं, राइट, जज भी आप हैं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत फेमस केस है, ए.के. क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को काफी अच्छे से इलैबोरेट किया था। इस केस में हुआ क्या था? बेसिकली एक फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर थे जो स्टेट कैडर के थे, वो बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक इंटरव्यू हुआ फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर का, ऑल ऑफिसर्स का ऑल इंडिया कैडर में प्रमोट होने के लिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में प्रमोट होने के लिए। वो जो ऑफिसर थे वो इस सर्विस का हिस्सा थे और उस इंटरव्यू पैनल का भी हिस्सा थे, जो पैनल फॉरेस्ट सर्विस, जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशन करके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में प्रमोट कर रही थी। हुआ भी वही, वो क्या हुआ, वो प्रमोट भी हो गए। तो बेसिकली क्या हुआ, वो खुद ही इंटरव्यूअर थे और खुद ही उन्होंने खुद को उस इंटरव्यू पैनल का पार्ट होते हुए प्रमोट भी हो गए। तो इसलिए इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं दैट नोबडी शैल बी जज इन हिज ओन कॉज, मतलब जो भी ट्रायल हो वो कैसा हो, निष्पक्ष हो, इम्पार्शियल हो, राइट। तो सीपीसी क्या करना चाहता है? सीपीसी बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को के अकॉर्डिंग फेयर ट्रायल करना चाहता है, ये इसका एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा, क्विक डिसीजन हो, राइट। हम सबको पता है क्विक नहीं हो पाता है डिसीजन, बट देन एक ऑब्जेक्ट है जो सीपीसी अचीव करना चाहता है और अलग अलग अमेंडमेंट्स के थ्रू कोशिश भी यही की गई है। 1976 का अमेंडमेंट, 1999, 2002, ये सारे अमेंडमेंट्स इस ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रहे थे कि केस में क्विक डिसीजन आए, क्योंकि इंडिया में ट्रायल में बहुत टाइम लगता है, राइट। फिर तीसरा, सीपीसी कोशिश करता है कि सिंपल प्रोसीजर हो, हालांकि ये चीज बहुत हद तक सीपीसी रियलाइज नहीं कर पाया है, राइट, क्योंकि सिविल ट्रायल का प्रोसीजर आज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। और उसके बाद नोबडी शुड बी डिनाइड जस्टिस ड्यू टू पॉवर्टी, राइट। एक प्रोविजन है जहां पे स्टेट को वकील, राइट, एक प्लीडर अपॉइंट करना पड़ सकता है इन केस कोई, इफ देयर इज समबडी हु इज नॉट केपेबल ऑफ हायरिंग अ लॉयर, राइट। और उसके अलावा हम एक पॉपर सूट का कंसेप्ट भी है कि कोई इंसान अगर कोर्ट फीस सबमिट नहीं कर सकता तो उसके लिए भी सीपीसी में प्रोविजन है कि उसका भी सूट सुना जाएगा। उसके लिए भी एक प्रोसीजर है कि कोई इंसान विदाउट कोर्ट फीस पे किए भी, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपर बोलते हैं बेसिकली, जो इंसान कोर्ट फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका भी सीपीसी ट्रायल सीपीसी के थ्रू सिविल कोर्ट्स में हो सकता है। उसके लिए आपको एक स्पेशल एक डिफरेंट ऑर्डर है जो उससे रिलेटेड प्रोसीजर के बारे में बात करता है, राइट। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है सीपीसी का। फिर सीपीसी एक तरह से एग्जॉस्टिव है उन सारे मैटर्स पे जो जिन चीजों से सीपीसी स्पेसिफिकली डील करता है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, अभी तक हम लोग ये चीज कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सीपीसी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर वन, बॉडी ऑफ द कोड जिसमें 158 सेक्शंस हैं, और दूसरा फर्स्ट शेड्यूल, राइट, जिसमें 51 ऑर्डर्स हैं, राइट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक और प्रिंसिपल है जो आपको याद रखना है, और वो प्रिंसिपल ये है कि इफ द रूल्स आर इनकंसिस्टेंट विद द सेक्शंस द लेटर विल प्रिवेल, राइट। इसका मतलब क्या है, हम पढ़ चुके हैं ये बात कि अगर कभी सेक्शंस में एंड रूल्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट है
तो क्या प्रिवेल करेगा? सेक्शन प्रिवेल करेगा, रूल प्रिवेल नहीं करेगा, राइट। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो बॉडी ऑफ कोड है जहां पे सेक्शंस लिखे हुए हैं, दैट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द हाई कोर्ट्स, इट कैन ओनली बी अमेंडेड बाय द लेजिस्लेचर, एंड लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेचर भी हो सकता है और पार्लियामेंट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सिविल कोड है, राइट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, ये बेसिकली किसका सब्जेक्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों लॉ बनाने का अधिकार रखते हैं। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी कब फोर्स में आया। तो सीपीसी की एनफोर्समेंट डेट जनवरी 1 1909 है, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है जो लोग जुडिशरी का एग्जाम एम कर रहे हैं, क्योंकि ये एनफोर्समेंट डेट पूछी जाती है एग्जाम, राइट। फिर हम एक कर्सरी ग्लांस में देखते हैं कि सीपीसी में अब तक कौन कौन से अमेंडमेंट हुआ है। पहला जो बड़ा अमेंडमेंट हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस सीपीसी में, और इवन आफ्टर 1908 जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ वो 1976 का अमेंडमेंट था, राइट, जो कि 1 Feb 1977 से फोर्स में आया। मैंने ये एनफोर्समेंट डेट यहां पे इसलिए लिख दी है क्योंकि ये कई बार प्री के जुडिशरी के एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, डायरेक्टली डेट ही पूछ लेते हैं कि किस डेट पे ये कोई पर्टिकुलर अमेंडमेंट फोर्स में आया। और स्पेशली जो 1999 और 2002 के अमेंडमेंट्स हैं, इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि कब एनफोर्स हुए, राइट। तो इसलिए मैंने ये लिख दिया ताकि आप लोगों के लिए सुविधा हो। तो जो 1976 का अमेंडमेंट है वो 1 फरवरी 1977 को फोर्स में आया और इसने सीपीसी में मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस किए, और इसका पर्पस था कि थोड़ा सा जो ट्रायल है वो स्पीडी हो सके, जो इतना डिले होता है उसको कट शॉर्ट किया जा सके, इसलिए अलग अलग जगह पे टाइम बाउंडेशन लगा दी गई, राइट। फिर 1999 का जो अमेंडमेंट आया उसने भी, जो हम सेक्शन 89 हमने पढ़ा, राइट, एडीआर के बारे में जब हमने अभी देखा, जब हम ट्रायल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये सब चीजें जो है 1999 के अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस की गई, और इसका पर्पस भी था टू मिनिमाइज द डिले इन ट्रायल्स, क्योंकि ये लगातार शिकायत रही है हमारे जो जुडिशरी है उससे कि बहुत टाइम लगता है ट्रायल, राइट। तो ये कोशिश की पार्लियामेंट ने अमेंड करके 1999 और 2002 का अमेंडमेंट करके कि उस जो डिले है उसको थोड़ा मिनिमाइज किया जा सके। जो 2002 का जो अमेंडमेंट आया ये रिकमेंडेशंस ऑफ मालीमत कमेटी पे आया। मालीमत कमेटी को अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, केवल सीपीसी ही नहीं सीआरपीसी में भी अमेंडमेंट करने के लिए, ताकि सिविल और क्रिमिनल ट्रायल को और ज्यादा, सिविल और क्रिमिनल ट्रायल को स्पीडी किया जा सके, इसमें जो डिले होता है उसको कट शॉर्ट किया जा सके, उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो मालीमत कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए अपने सीपीसी में भी और सीआरपीसी में भी, ताकि जल्दी ट्रायल हो सके इसके रिगार्डिंग। और उन सजेशंस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने सो टू से ये अमेंडमेंट 2020 वाला पास किया। एक बात आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी कि 1999 का अमेंडमेंट और 2002 का अमेंडमेंट दोनों ही जुलाई 1 2002 को फोर्स में आए, ये याद रखिएगा। भले ही इन दोनों में 3 साल का गैप है ऑलमोस्ट, पर दोनों एक ही डेट पे एनफोर्स हुए, दोनों अमेंडमेंट्स जुलाई 1 2002 को। इन दोनों अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। यह बोला गया कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने इन अमेंडमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। एक सेपरेट लेक्चर में हम इन सारे अमेंडमेंट्स से जो मेजर चेंजेस आए हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसी में हम इस केस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए आप याद रखें, राइट, ये जो सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन है, ये केस भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इन अमेंडमेंट्स की किस केस में चैलेंज की गई थी। तो आप याद रखिएगा कि वो सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन के केस में चैलेंज की गई थी। फिर उसके बाद 2015 में कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट आया, जिसके थ्रू सीपीसी में कुछ चेंजेस किए गए। फॉर एग्जांपल, जो कमर्शियल सूट्स होते हैं वहां पे रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का जो टाइम पीरियड है उसको 120 डेज कर दिया गया, राइट, जबकि सीपीसी में जो नॉर्मल टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम 90 डेज हो सकता है,
राइट। तो कुछ इस तरह के चेंजेस कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट ने, कमर्शियल कोर्ट एस्टैब्लिश किए गए इस एक्ट के थ्रू, ताकि जो कमर्शियल नेचर के डिस्प्यूट्स हैं उनको अलग से डिसाइड किया जा सके और जल्दी डिसाइड किया जा सके। और बेसिकली ये सारा एफर्ट गवर्नमेंट का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, राइट। फिर कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 2018 में, और एक रीसेंट अमेंडमेंट कमर्शियल कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट में 2023 में भी हुआ, जो जुलाई 1 2023 से फोर्स में आया, राइट। ये जो कोड है सीपीसी, ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड होता है। पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर भी लिखा होता था, बट देन अब हम सब जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से 370 को इनऑपरेटिव कर दिया गया है, और जो भी लॉज इंडिया में, पूरे इंडिया में अप्लाई होते हैं, उन लॉज को जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब सीपीसी जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होता है, पर ये अप्लाई कहां नहीं होता? स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज, राइट। तो अभी कहां पे अप्लाई नहीं होता सीपीसी? नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज में। स्टेट गवर्नमेंट, अभी ध्यान रखिए, कौन एक्सटेंड कर सकता है सीपीसी को? कहां पे? जहां पे ये अभी ऑपरेट, जहां पे ये अप्लाई नहीं होता, कहां पे? नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये प्री का क्वेश्चन है, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट सीपीसी को नागालैंड और अदर ट्राइबल एरियाज में एक्सटेंड कर सकती है, राइट। कौन से ट्राइबल एरियाज? जो शेड्यूल 6 में मेंशन, शेड्यूल 6 में कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ट्राइबल एरियाज मेंशन है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम, राइट। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम, इन चारों स्टेट्स में, राइट, प्लस नागालैंड में, क्योंकि नागालैंड अलग से मेंशन्ड है। इन स्टेट्स में अगर सीपीसी को अप्लाई करना हो तो पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और क्योंकि ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट केवल एक सिंपल नोटिफिकेशन जारी करके, गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके, इसको, सीपीसी को एक्सटेंड कर सकती है इन स्टेट्स में भी, राइट। और इसके लिए कोई लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी बोला गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है। तो गवर्नमेंट कर सकती है मतलब गवर्नमेंट क्या होती है? एग्जीक्यूटिव होती है, और एक गैजेट नोटिफिकेशन ही काफी होगा अगर इन राज्यों की सरकारें अपने यहां सीपीसी को एक्सटेंड करना चाहती है। बेसिकली मेघालय ने 2022 में अपने यहां सीपीसी और सीआरपीसी को भी एक्सटेंड कर दिया है एक नोटिफिकेशन के थ्रू। हालांकि इस मूव को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया मेघालय में। बेसिकली खासी डेवलपमेंट काउंसिल जो है, खासी हिल डेवलपमेंट काउंसिल, बेसिकली अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो अलग अलग काउंसिल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो अलग है वहां पे, राइट। अभी हम उसकी बहुत निटी-ग्रिटीज में नहीं जाएंगे, पर हाँ, मेघालय की गवर्नमेंट ने 2022 में सीपीसी वहां पे एक्सटेंड किया। इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, बट नॉनदलेस मेघालय में अभी सीपीसी अप्लाई होता है, राइट। और इसी तरीके से अगर बाकी राज्य सरकारें चाहें तो अपने यहां भी एक सिंपल गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू सीपीसी को एक्सटेंड कर सकती है, राइट। फिर एक और चीज हमें इस क्लॉज में देखनी होगी, इस एप्लीकेबिलिटी वाले क्लॉज में, अगर कोई लोकल प्रोसीजरल लॉज प्रिवेलेंट है, कहां पे? ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। ये ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स आंध्र प्रदेश में आती हैं, राइट। अगर यहां पे अमीन दीवी आइलैंड्स जो कि लक्षद्वीप में है, यहां पे, और विशाखापट्टनम एजेंसी बेसिकली एजेंसी एरिया विशाखापट्टनम के एरिया को, उस एरिया को कहते हैं जो शेड्यूल्ड एरिया है बेसिकली, राइट, जहां पे ट्राइबल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट। तो हम इनको शेड्यूल्ड एरिया, ये शेड्यूल्ड एरिया में आता है। यहां पे
अगर कोई प्रोसीजरल लॉ पहले से जो प्रिवेलेंट प्रोसीजरल लॉज हैं, लोकल लॉज जो है वहां के, राइट, वो लॉज प्रिवेल करेंगे, राइट। पर सीपीसी ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं होगा, सीपीसी अप्लाई होगा, पर अगर कॉन्फ्लिक्ट है किसमें, सीपीसी में एंड लोकल लॉ में, तो क्या प्रिवेल करेगा, ये लोकल लॉ प्रिवेल करेगा उस केस में। उस केस में सीपीसी प्रिवेल नहीं करेगा, राइट। सीपीसी अगर आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्या इन डिस्ट्रिक्ट्स में, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, अमीनदीवी आइलैंड और विशाखापट्टनम एजेंसी एरिया में क्या सीपीसी अप्लाई होता है, आपका आंसर होगा यस। पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो यहां के लोकल लॉज इन एरियाज में चल रहे हैं और सीपीसी के बीच में, तो हमेशा लोकल लॉ प्रिवेल करेगा। ये एक बहुत जनरल रूल है ज्यूरिस्प्रूडेंस का कि अगर किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे कोई स्पेशल लॉ है या फिर लोकल लॉ है, तो जो जनरल लॉ होता है उस जनरल लॉ पे स्पेशल लॉ और लोकल लॉ प्रिवेल करते हैं, राइट। अब हम स्पेशल लॉ समझते हैं, स्पेशल लॉ एक बार देख लेते हैं क्या होता है। स्पेशल लॉ बेसिकली हम मान लेते हैं जैसे एनडीपीएस एक्ट हो गया, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ड्रग्स जो अलग अलग तरह की होती हैं उनसे रिलेट करता है, राइट, नार्कोटिक ड्रग्स से। अब मान लेते हैं, अब आईपीसी क्या है, आईपीसी एक जनरल लॉ है जो हर तरह के क्राइम से डील करता है। अगर आईपीसी में कोई प्रोविजन है और एनडीपीएस में भी कोई प्रोविजन है, तो आईपीसी एक जनरल लॉ है और एनडीपीएस एक स्पेसिफिक लॉ है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो इन दोनों में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी पर्टिकुलर इशू पे, मान लेते हैं सजा पे, कि आईपीसी में कोई प्रोविजन है जो बोलता है ऐसे केसेस में 5 साल की सजा होगी और एनडीपीएस में 7 साल का प्रोविजन है, तो कोर्ट जब पनिशमेंट देगा तो कोर्ट इस 7 इयर्स की प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा, ना कि इसको। क्यों? क्योंकि स्पेशल लॉ और जनरल लॉ में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हमेशा स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है। सिमिलरली लोकल लॉ और जनरल लॉ में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो लोकल लॉ प्रिवेल करता है। लोकल लॉ क्या होता है? लोकल लॉ बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक एरिया तक सीमित होता है, राइट। जैसे वो लॉज जो इन एरियाज में लग रहे होंगे उनको हम लोकल लॉ कहेंगे, जबकि सीपीसी क्या है, लगभग पूरे देश में अप्लाई हो रहा है, तो सीपीसी क्या हो गया, जनरल लॉ, राइट। ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज आपको मैं और बता देता हूं, राइट, आपकी जानकारी के लिए अच्छी रहेगी। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने अक्सर 2 चीजें पढ़ी होंगी, राइट। 2 चीजें हैं, एक टर्म आप पढ़ते हैं ट्राइबल एरियाज और एक टर्म आप पढ़ते हैं शेड्यूल्ड एरियाज। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। यहां पे जो हमने बात की अब तक, अभी हमने यहां पे बात की है ट्राइबल एरियाज के बारे में, नागालैंड एंड अदर ट्राइबल एरियाज विच आर कंटेन्ड इन शेड्यूल 6। तो बेसिकली शेड्यूल 6 में ये 4 स्टेट्स आते हैं, राइट, जो ट्राइबल स्टेट्स। तो इन एरियाज को, जो एरियाज शेड्यूल 6 में लिखे हुए हैं, हम इनको ट्राइबल एरिया कहते हैं, जबकि शेड्यूल एरिया हम उन एरियाज को कहते हैं जो कि शेड्यूल 5 में डिफाइंड है, राइट। इसमें अलग अलग स्टेट्स के 10 डिफरेंट स्टेट्स के एरियाज इंक्लूडेड हैं। तो इन एरियाज को हम क्या बोलते हैं? इनको शेड्यूल्ड एरिया बोला जाता है, जो 5th शेड्यूल के में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जबकि जो शेड्यूल 6 में दिए गए इनको हम ट्राइबल एरिया बोलते हैं, राइट। आई होप अब आपको इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में यहां तक जो हमने पढ़ा है कि सीपीसी कहां, इस यहां तक जो चीजें आज हमने डील की, अभी डील की इस लेक्चर में, बहुत सारे क्वेश्चन प्री में आते हैं। तो इसीलिए मैंने बहुत एक्सटेंसिवली इसको डील किया है, इसके हर एक पॉइंट को, जो भी वर्ड बेयर एक्ट में है, कि कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए अगर एग्जाम में आती है, राइट। अब